इस प्रोग्राम में लेखकों की राय उनकी अपनी है, ट्रू डॉक्स और उससे जुड़े लोगों की नहीं। इस प्रोग्राम में कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ क्लिप्स और कुछ पुरानी घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण किया गया है। एक रहस्य जो भारत की कई पीढ़ियों को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। बुक्स, डिबेट्स, आरोप और इंक्वायरी कमीशन का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। ये कंट्रोवर्सीज आज भी जारी है और आए दिन बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना रही है। आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ? द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Our countrymen and our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are placed. But the enemy is ruthless and desperate. Of my countrymen in East Asia, I shall be able to organize such a gigantic force as will be able to sweep away the British power from India, and every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Inqilab Zindabad, Azad Hind Zindabad। ये भाषण है उस वक्त का जिस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार सिंगापुर के पड़ंग नामक मैदान में आजाद हिंद फौज को संबोधित कर रहे थे। इस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में लिखा था कि वे भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। नेताजी बोस से खुले मतभेदों के बावजूद महात्मा गांधी ने अपने जीवनकार लुई फिशर को बताया था कि बोस देशभक्तों के देशभक्त है। उन्होंने कहा था कि वे मुझसे भी ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, बस उनका रास्ता गलत है। दादा भाई नौरोजी की पौत्री खुर्शीद नौरोजी ने भी लुई फिशर को बताया था, अगर सुभाष भारतीय सेना के प्रमुख के तौर पे देश में कदम रखते तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता और वो आज नेहरू और गांधी से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता होते। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता होते। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। इस सब की शुरुआत होती है 26 जनवरी 1931 को, जब सुभाष चंद्र बोस 400 लोगों का एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व करते हुए कोलकाता के बीच में राष्ट्रध्वज फहराते हैं। वह उस समय जेल चले जाते हैं। एक बार जब बोस जेल में थे तो उनका स्वास्थ्य बुरी तरह खराब हो गया था। उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था पुलिस की निगरानी में। 18 जनवरी 1941 की रात को कोलकाता के एल्गिन रोड पर एक जर्मन वंडर कार आकर रुकी। वो कार बोस के एकदम घर के बाहर आकर रुकी। कार का नंबर था BALA 7169। लंबी शेरवानी, ढीली सलवार और सोने की कमानी वाला चश्मा पहने बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन ने कार का पिछला दरवाजा खोला। ड्राइवर की सीट पर उनके भतीजे बैठे हुए थे। उन्होंने जानबूझकर अपने कमरे की लाइट बंद नहीं की थी। चंद घंटों में वह गहरी नींद में सोए। कलकत्ता की सीमा पार कर चंद नागौर से होते हुए दिल्ली, पेशावर, काबुल से होते हुए
सीधे बर्लिन पहुंचे। बर्लिन से वह पनडुब्बी में बैठ के जापान पहुंचे। कई महीनों बाद उन्होंने रेडियो स्टेशन से अपने देशवासियों को संबोधित किया। हामी सुभाष बोस जी। घर से नजरबंद सुभाष चंद्र बोस बीमा एजेंट जियाउद्दीन के भेष में 14 खुफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए न सिर्फ भारत से भागने में सफल हुए, बल्कि लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए जापान पहुंच गए। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान सहित कई देशों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इन यात्राओं का मकसद बाकी देशों के साथ आपसी गठबंधन को मजबूत करना था और साथ ही भारत में ब्रिटिश सरकार के राज पर हमला करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो, जापान में की थी। 28 से 30 मार्च तक उन्हें एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज के बनने में जापान ने बहुत सहयोग किया था। आजाद हिंद फौज में करीबन 85,000 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। इस महिला यूनिट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। पहले इस फौज में वे लोग शामिल किए गए जो जापान की ओर से बंदी बना लिए गए थे। बाद में इस फौज में बर्मा और मलाया की स्थायी भारतीय आबादी भी शामिल हुई। इसमें साउथ अफ्रीका से अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ रहे भारतीय फौजी भी शामिल हुए जो गांधी के कहने पर अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ रहे थे। 21 अक्टूबर 1948 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जापान, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मंचूरिया और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। आजाद हिंद सरकार की आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हो चला था। जापान को आत्मसमर्पण किए हुए अभी 3 दिन हुए थे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष बोस का विमान ईंधन लेने के लिए ताइपे हवाई अड्डे पर रुका था। दोबारा उड़ान भरते ही एक जोर की आवाज सुनाई दी थी। बोस के साथ चल रहे कर्नल हबीबुर रहमान को लगा था कि कई दुश्मन की विमान भेदी तोप का गोला उन पे तो नहीं लगा है। बाद में पता चला था कि विमान के इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया था। विमान नाक के बल जमीन से टकराया और हबीब की आंखों में अंधेरा छा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि विमान के पीछे का बाहर निकलने का रास्ता सामान से पूरी तरह ढक चुका था। आगे से निकलने का एक रास्ता बचा हुआ था। हबीब ने सुभाष बोस को आवाज लगाई, आगे से निकलिए नेताजी। बाद में हबीब ने याद किया था कि जब विमान गिरा था तो नेताजी की खाकी वर्दी पेट्रोल से सराबोर हो गई थी। जब उन्होंने आग से घिरे दरवाजे से निकलने के लिए कोशिश की तो उनका शरीर आग से लिपट चुका था। आग बुझाने के प्रयास में हबीब के हाथ भी पूरी तरह से जल गए थे। उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया था। अगले 6 घंटों तक नेताजी को कभी होश आता तो कभी वह बेहोशी में फिर से लौट जाते। उसी हालात में उन्होंने हबीब को बताया कि अब उनका अंतिम समय पास आ रहा है। भारत जाके लोगों को कहो कि आजादी की लड़ाई जारी रखे। उस रात लगभग 9 बजे नेताजी ने अंतिम सांस ली थी। 20 अगस्त को नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के 25 दिन बाद हबीबुर रहमान नेताजी की अस्थियों को लेकर जापान पहुंचे। हालांकि सुभाष बोस के साथ उस विमान में सवार हबीबुर रहमान ने पाकिस्तान से आकर शाहनवाज समिति के सामने गवाही दी कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में मारे गए थे।
उनके सामने ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन भारत में बहुत बड़ा तबका ये मानता रहा कि सुभाष बोस उस विमान दुर्घटना में जीवित बच निकले थे और वहां से रूस चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि विमान दुर्घटना के समय ताइवान जापानियों के कब्जे में था। उसके बाद उस पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया। दोनों देशों के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं कि उस दिन वहां कोई विमान दुर्घटना हुई थी। Gorbachev, the last president of the Soviet Union, resigned. मैं आज सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा, 1951 के सोवियत विघटन के बाद एक सोवियत स्कॉलर ने मुझे बताया था कि नेताजी तो ताइवान गए ही नहीं थे, वो साइगोन से सीधे मंचूरिया आए थे, जहां उन्हें हमने गिरफ्तार किया था। बाद में स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया की युत्सुक जेल भिजवा दिया था, जहां 1953 में उनकी मौत हो गई थी। स्वामी नेहरू के स्टेनोग्राफ श्यामलाल जैन की शाहनवाज समिति में पूछताछ हुई थी तो जैन ने आयोग के सामने कहा था, 1946 में मुझे एक रात नेहरू का संदेश मिला कि मैं उनसे तुरंत मिलने आ जाऊं। उनके निवास 3 मूर्ति पर नहीं बल्कि आसफ अली के यहाँ, जो उस जमाने में दरियागंज में रहा करते थे। जैन के अनुसार नेहरू ने उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के लिए एक पत्र डिक्टेट करवाया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें स्टालिन से संदेश मिला है कि सुभाष बोस जीवित है और उनके कब्जे में है। स्वामी के अनुसार स्टालिन बोस से इसलिए नाराज थे क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने उनके सबसे बड़े दुश्मन हिटलर का साथ दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि इसका दूसरा बड़ा सबूत उन्हें तब मिला जब वो चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। हमारे पास जापान से अनुरोध आया कि रिंकोजी मंदिर में सुभाष बोस की जो अस्थियां रखी हैं, उनको आप ले लीजिए, लेकिन एक शर्त पर कि आप इसका डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। स्वामी कहते हैं कि उन्हें पता चला था कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में नेताजी पर एक पूरी फाइल अपने सामने पढ़वाई थी, यानी शेड करवाई थी, लेकिन इस बात की पुष्टि किसी और सूत्र से नहीं हो पाई है। सुभाष बोस की मौत पर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नाम की किताब लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की थी कि उन्हें वो दस्तावेज मुहैया कराए जाए जिसमें सोवियत संघ में सुभाष बोस के होने की जांच की गई। अनुज बताते हैं, पीएमओ ने यह कहकर इसे देने से इनकार कर दिया कि इससे विदेशी ताकतों से हमारे संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। धर कहते हैं कि विदेशी संबंध तो एक बहाना है, असली भूचाल तो इस देश के अंदर ही आएगा। नेताजी के परपौत्र और उन पर हिज मैजेस्टीज बिगेस्ट अपोनेंट नाम की किताब लिखने वाले सौगत बोस भी कहते हैं कि विदेश संबंध से खराब होने की बात कोई हजम नहीं हुई। उनके अनुसार उन्होंने अपने शोध में पाया कि विंस्टन चर्चिल ने 1942 में सुभाष बोस के हत्या के आदेश दिए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इस मुद्दे पर भारत आज ब्रिटेन से संबंध खराब कर ले। स्वामी भी कहते हैं, पहली बार सोवियत संघ अब है नहीं, उस जमाने में जन नरसंहार की जिम्मेदार माने गए स्टालिन पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। पुतिन को इस बात की कोई परवाह नहीं होगी अगर स्टालिन पर सुभाष बोस को हटाने का दाग लगता है। सौगत बोस कहते हैं कि उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नेहरू के कार्यकाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके पिता, चाचा और सुभाष बोस की पत्नी एमिली की चिट्ठियां खोलता और पढ़ता रहता। सौगत बोस ने बताया, नेताजी ने आजाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट का नाम नेहरू के नाम पर रखा था। जब 1945 में बोस की कथित मौत की खबर आई थी तो नेहरू के आंसू बह निकले थे। सवाल उठता है कि क्या सुभाष बोस के परिवार पर हो रही जासूसी की जानकारी नेहरू को व्यक्तिगत तौर पर थी? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के विशेष सचिव के पद पर काम कर चुके सी बालचंद्र कहते हैं कि ये एक ऐसी परंपरा है जो आजाद भारत की खुफिया एजेंसियों ने ब्रिटेन से ग्रहण की है। उन्होंने कहा, 1919 के बाद से ही ब्रिटिश सरकार के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन एक चुनौती रहा है। उन्होंने शुरू से ही उन लोगों पर नजर रखना शुरू किया जिनका कहीं न कहीं सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रहा है। इसी सिलसिले में बोस की भी जासूसी शुरू की गई। एक इनसाइडर के तौर पर मैं बता सकता हूं कि खुफिया एजेंसियों में जो चीज एक बार शुरू हो जाती है वो बहुत लंबे समय तक जारी रहती है।
लेकिन अनुजधर बालचंद्र के इस आकलन से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह की जासूसी नेहरू की जानकारी के बगैर नहीं हो सकती थी। धर कहते हैं कि आईबी वाले कोई भी काम बिना अनुमति के नहीं करते हैं। सुभाष बोस के बारे में उनका हर नोट आईबी के बड़े अफसर के पास जाता था। अनुजधर के मुताबिक मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें नेहरू ने अपने हाथों से आईबी को चिट्ठी कर निर्देश दिए कि पता लगाओ कि बोस का पौत्र अमिया बोस जापान क्यों गया है और वहां क्या कर रहा है, क्या वो रंकोजी टेम्पल भी गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जाने माने पत्रकार एमजे अकबर का मानना है कि इस पूरे प्रकरण से यही संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं नेहरू के मन में संदेह था कि बोस उस विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे। अकबर कहते हैं कि कॉमन सेंस कहता है वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करते, शायद इसलिए नेहरू उनके पत्रों की निगरानी करवा रहे थे। किन परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई और 20 साल तक उनके परिवार पर क्यों नजर रखी जा रही थी, इसका पता तो तभी चलेगा जब उनके दस्तावेज सार्वजनिक होंगे। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं, उन्होंने इस कहावत को गलत साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता, और अपनी इस मुहिम में बहुत हद तक वो सफल भी रहे। फैजाबाद के गुमनामी बाबा या भगवान जी के बारे में लगभग 27 वर्ष से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह सुभाष चंद्र बोस है। वो जो नेताजी के इस्तेमाल करने वाली रोलेक्स घड़ी हुआ करती थी वो यहाँ पर मिली है। इसके अलावा एक ओमेगा घड़ी भी इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ पर मिली है। क्या वजह है कि जो नेताजी जिन घड़ियों को इस्तेमाल करते थे वही घड़ियाँ गुमनामी बाबा के पास से मिल रही हैं। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये है कि हमारे एक नहीं बल्कि दो सरसंघ चालक माननीय गुरु गोलवलकर साहब और सुदर्शन जी, दोनों लोगों के सीधे संपर्क सूत्र जो है कहीं न कहीं से गुमनामी बाबा से थे। उनके पत्र में बात साफ जाहिर होती है। उनके पास से जो सामान मिला वो इसी तरफ इशारा करता है। गुमनामी बाबा के बक्सर से मिला है एक जर्मन दूरबीन। उनके पास से नेताजी के परिवार की पुरानी तस्वीरें, आजाद हिंद फौज से संबंधित दस्तावेज और कई और ऐसी चीजें मिली हैं। गुमनामी बाबा के घर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि काली पूजा और 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, उस दिन कोलकाता से कुछ लोग उनसे मिलने आया करते थे। गुमनामी बाबा के पास से कई सारे पत्र भी बरामद हुए। लगभग सभी पत्रों में उन्हें भगवान जी कहकर संबोधित किया गया। इनमें से आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख पवित्र मोहन रॉय, लीला रॉय और समर गुहा जैसे लोग भी शामिल थे। गुमनामी बाबा के पास मिला हाथ से बना नक्शा जिसमें ताइहुकू पर क्रॉस किया गया है, जहां कहा जाता है कि नेताजी का कथित प्लेन क्रैश हुआ था। नेताजी बोस की एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर 1966 में हुई ताशकंद समझौते की तस्वीर है। इस तस्वीर में लाल बहादुर शास्त्री के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी शक्ल सुभाष चंद्र बोस से मिलती है। फेस मैपिंग के लिए शोध करने वाली टीम भारतीय मूल के 36 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एथिकल हैकर सिद्धार्थ सतबाई ने बनाई है। मेरा ये मानना है कि ताइहुकू प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ताइवान गवर्नमेंट का कहना है कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। साथ ही हमारे पास ऐसे और भी एविडेंस हैं जिनसे पता चलता है कि इस पूरे इंसिडेंट को कवर अप करने की कोशिश की गई। उनके पास ऐसे आई विटनेसेस, नर्सेस, डॉक्टर्स थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे नेताजी का इलाज किया, कैसे उनकी बॉडी पर जलने के निशान थे, और यहाँ तक कि ये भी बताया कि उनके मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था। मुझे ये लगता है कि नेताजी ने जापान की मदद से ये सब खुद ही प्लान किया था। वो अकेले ये सब नहीं कर सकते थे, जापानीज उनकी मदद कर रहे थे। एनोनिमस ग्रुप इस केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। वो लोग मेरी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से मेरी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बारे में काफी कुछ मालूम था।
और वो मुझे कुछ एविडेंस देकर इस केस को सॉल्व करना चाहते थे। मुझे एनोनिमस से पहली लीड 2014 के आसपास मिली। मुझे एक ईमेल आया जिसमें एक बहुत ही पुरानी वीडियो क्लिप थी और लिखा था कि उसमें एक इंसान है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। उस क्लिप को 5 या 6 बार देखने के बाद मैं समझ पाया कि एक्चुअली इम्पोर्टेंस सामने दिखने वाले लोगों की नहीं थी, बल्कि उनके पीछे खड़े एक इंसान की थी, क्योंकि वो काफी कुछ सुभाष चंद्र बोस जैसे लग रहे थे। अगर ये बात सच हुई तो पूरा इतिहास बदल के रह जाएगा। ये बात गलत साबित हो जाएगी कि नेताजी 1945 में हुए प्लेन क्रैश में मरे थे। ट्रू डॉग्स। Audio Jungle. 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 Audio Jungle.